एक पाक फौज का जवान एसएसजी कमांडो एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। 12 बजे के करीब धुंध छटना शुरू हुई और मेरी नजरें कमीन गाह की तलाश में सरगर्दां हो गईं। घंटे भर की तगोदौ के बाद भी मुझे नाकामी हुई थी। थकन की वजह से मैं बर्फ के ऊपर ही लेटने का सोच रहा था कि अचानक ही नजर बर्फ में छुपे मोर्चे पर पड़ी। पहले लगा बेखबरी में दुश्मन की पोस्ट के करीब आ गया हूँ, लेकिन इर्द गिर्द कदमों के निशान न पाकर मैं झुकता हुआ करीब चला गया। वो दुश्मन की पोस्ट ही थी, लेकिन खाली पड़ी थी। यूं ही कई पोस्टें पाक आर्मी ने भी खाली छोड़ी हुई थी। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। पोस्ट का मुनासिब मकाम पर न होना, वहाँ राशन वगैरह की तरसील में मसाइल पेश आना, पोस्ट पर बर्फानी तोदों के गिरने का इम्कान होना, उस पोस्ट के करीब किसी और पोस्ट का होना जिसकी वजह से उसकी अहमियत बाकी न रहे। इसके अलावा भी पोस्ट खाली करने की कई वजूहात होती हैं। ऐसी पोस्टों को बर्बाद पोस्ट का नाम दिया जाता है। साजो सामान तो वहाँ मौजूद नहीं था, अलबत्ता रिहायशी बंकर्स की छत सलामत थी। दरवाजे पर बर्फ का ढेर मौजूद था। मैंने घुसने का रास्ता बनाया और अंदर हो गया। दीवारों के साथ बिस्तर लगाने के लकड़ी के तख्ते अब तक सलामत थे। आलू भुजिया का डिब्बा खोलकर मैंने पेट पूजा की। पानी खत्म हो चुका था, उसकी जगह थोड़ी सी बर्फ चूस ली और जिस्म को रात के सफर के लिए तैयार करने को लेट गया। थकन और पेट भरने के खुमार ने सारी तफक्कुरात से दूर कर दिया और मैं गहरी नींद सो गया। थोड़ी देर ही सो पाया था कि अचानक लगा जलजला आ गया है। मैं लकड़ी के तख्ते से नीचे गिर पड़ा और तड़प कर उठा, मगर आंखें खुलते ही झाग की तरह बैठ गया। जिसे जलजला समझा था वो जलजले से कहीं बड़ी मुसीबत थी। मैं चारों तरफ दुश्मन के नरगे में था। एक ने मुझे लकड़ी के तख्ते से उठाकर नीचे फेंका था, जो मुझे जलजले की तरह महसूस हुआ था। 10 आदमियों ने मुझे घेरा हुआ था। उनके हथियारों का रुख मेरी जानिब था। मेरी क्लैशनकोफ भी उनके कब्जे में जा चुकी थी। एक मुझे ठोकर लगाता हुआ गुर्राया, खड़े हो जाओ। मैं उठने ही लगा था कि पीठ पर दूसरी ठोकर लगी। बमुश्किल अपना चेहरा जमीन से टकराने से बचा सका था। ठोकर मारने वाला चिल्लाया, सुना नहीं कैप्टन साहब ने क्या कहा है। तीसरी ठोकर लगने से पहले मैं खड़ा हो गया था। तमाम के चेहरे गैज़ो गज़ब से तमतमा रहे थे। कैप्टन मेरे नजदीक आकर मुस्तफसिर हुआ, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? मैंने मिस्कीन लहजे में कहा, अकेला हूँ और गलती से सरहद पार की है। कैप्टन तंजिया लहजे में बोला, गलती तो तुमसे बहुत पहले हो चुकी है और वो है पैदा होने की गलती। मैंने कहा, मैं सही कह रहा हूँ सर। उसने सिपाहियों को इशारा किया, पिट्ठू की तलाशी लो। एक सिपाही ने मेरे पिट्ठू को उल्टा कर दिया, मगर उसमें सिवाय खाने पीने के सामान, फालतू मैगजीन और रस्सी के उन्हें और कुछ न मिला। कैप्टन ने सब्जी का डिब्बा उठाकर लेबल पढ़ा, तुम्हारे पिट्ठू में हमारा राशन कैसे पहुंचा? मैंने कहा, सर मैंने गलती से सरहद उबूर की और एक टोली के हाथों गिरफ्तार हो गया, जिसमें सूबेदार दास, रवि और लक्ष्मण वगैरह शामिल थे। वो मुझे गुजरान पोस्ट पर ले जा रहे थे कि हम बर्फानी तोदे की जद में आ गए। मैं खुशकिस्मती से बच निकला। ये पिट्ठू और SMG मुझे वहीं मिली और अब मैं वापस जा रहा था। वो बोला, वापस तो तुम्हारी लाश जाएगी बालके, और ऋषि पोस्ट पर हमला तुम्हारे पिता ने किया है। मैंने इनकार में सर हिलाया, मुझे नहीं मालूम। बड़े बड़े मान जाते हैं, तुम किस बाग की मूली हो? ये कहकर वो वायरलेस सेट की तरफ मुतवज्जे हुआ। 2 अल्फा फॉर 1-1 ओवर। एक करख्त आवाज आई, सेंड योर मैसेज ओवर। सर पंछी पकड़ लिया है, अब क्या हुक्म है? ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, शाबाश, ACP पर पहुंचाओ, बाकी अहकाम वहीं पर मिलेंगे, आउट। कैप्टन ने हिदायत दी, अपना पिट्ठू उठाकर बाहर निकलो, और मैं खामोशी से बाहर निकल आया। बाहर भी उनके आदमी मौजूद थे। मैंने गिने, वो भी 10 ही थे। मजमूई तौर पर 20 आदमी मुझे पकड़ने को भेजे गए थे। मैं पोस्ट से बाहर रुककर कैप्टन के अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। उसने 10 आदमी आगे और 10 मेरे पीछे रख कर वापसी का सफर शुरू करवा दिया। रास्ता वही था जिस पर मैं चलकर आया था। उनकी बातों से पता चला कि जिस पोस्ट को देखकर मैंने रास्ता तब्दील किया था, वहाँ शदीद आलात के जरिए मुझे देख लिया गया था। पोस्ट पर नफरी कम होने की वजह से बर वक्त मेरा ताकुब न कर सके और दूसरी पोस्ट से मदद पहुंचने तक 2-3 घंटे जाया हो गए थे। ये भी मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तानी सरहद के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था। वहां से सरहद सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर थी। इंडिया की सिर्फ एक ही पोस्ट उबूर करना रह गया था। बकौल शायर, किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गया। घर पहुंचने को मेरी कोशिशें जितना बढ़ रही थीं, उतनी ज्यादा रुकावटें राह में पैदा हो रही थीं। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, और अब मुझ पर सब्र की हकीकत खुली थी। अगर मैं सब्र करते हुए रास्ते खुलने का इंतजार कर लेता तो
ज्यादा से ज्यादा 3 माह पोस्ट पर गुजारने पड़ते। अब न जाने कब तक दुश्मन की कैद में रहना पड़ता, बल्कि मेरी सलामती ही दांव पर लग चुकी थी। एक दफा तो दिमाग में ऐसा फतूर उठा कि मैं लड़कर भाग निकलने को तैयार हो गया। तमाम बेफिक्री से चल रहे थे और अक्सरियत के जोम में एहतियात का दामन छोड़े हुए थे, लेकिन फिर मेरे जज्बात पर अक्ल गालिब आ गई। 20 मुसल्लह आदमियों से टकराना आसान न था, जबकि इलाकाई खदोखाल भी तेज हरकत में माने थे। फिल्मों नॉवलों में शायद ये आसान दिखाई दे, मगर हकीकी जिंदगी में ऐसा होना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर है। शाम हुई, फिर रात भी आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई, मगर हमारा सफर जारी रहा। दोपहर को हम सीपी पर पहुंच चुके थे। मेरे हाथ पांव मजबूती से बांधकर उन्होंने मुझे एक बंकर में बंद कर दिया। बाहर 2 पहरेदार भी मुकर्रर कर दिए गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी सालन की प्लेट और चंद रोटियां ले आया। पहरेदार दरवाजे पर खड़े होकर निगरानी करने लगा। खाना लाने वाले ने मेरे हाथ खोलकर छाबा और प्लेट मेरे सामने रखी और चला गया। तकरीबन हफ्ता भर से मैंने रोटी नहीं खाई थी, सिर्फ डिब्बा बंद आलू वगैरह से गुजारा किया था। रोटी देखते ही भूख चमक उठी और मैं हालात से बेपरवाह खाने को जुट गया। जब तक खाना खाता रहा पहरेदार चौकस रहे। खाना लाने वाला बाद में एक मैला कुचैला जग पानी का भर कर मेरे पास रख गया। मैंने सिर होकर खाना खाया, जी भर के पानी पिया और हाथ बंधवा कर आराम से लेट गया। एक मेहरबानी उन्होंने ये की कि पुरानी सी सफरी रजाई स्लीपिंग बैग मेरे ऊपर डाल दी, वरना मेरा आराम करना नामुमकिन हो जाता। बंकर हुजम में बहुत छोटा था। नीचे कंबल बिछे थे, उनके अलावा कोई काबिल जिक्र चीज वहां नहीं थी। पहरेदारों की बातें मुझे वाज़े सुनाई दे रही थी। सख्त थकन की वजह से आंखें बंद होने लगी। सोने से पहले ये पता चल गया था कि मुझे वहां से आगे ले जाने को हेलीकॉप्टर आने वाला है। मेरी आंखें दरवाजे की चरचराहट से खुली। आने वाले के हाथ में लालटेन थी। अंधेरे पर हल्की पीली रोशनी गालिब आ गई थी। लालटेन दीवार पर लटका कर वो बाहर निकला और थोड़ी देर बाद खाने के बर्तनों के साथ हाजिर हुआ। मैंने हाजत बयान की, बैतुल खला जाना है। वो बोला सूबेदार साहब से पूछ कर आता हूँ, और वो बाहर निकल गया। वापसी पर वो पहरेदारों की निगरानी में मुझे बैतुल खला की तरफ ले गया। दोनों पहरेदार चौकन्ने अंदाज में मेरे पीछे चल पड़े। वो जितने भी चौकस होते, उन पर काबू पाना मेरे लिए खास मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो मुझसे एक कदम पीछे चल रहे थे, जबकि उन्हें फासला रख कर चलना चाहिए था। लेकिन उन पर काबू पाने के बाद भी मेरा भागना मुश्किल था, क्योंकि पोस्ट पर कमोबेश 30 बंदे मौजूद थे और ये तादाद मेरे गुमान के मुताबिक थी, वरना नफरी ज्यादा भी हो सकती थी। इन 2 या चंद और को मारकर मैं अपनी मुश्किलात बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बैतुल खला की तरफ बढ़ता रहा। काफी बड़ी पोस्ट थी। गैलरी की दीवारें पत्थरों से बनाई गई थीं, जिनमें दर्जें बाकी थीं। गारे या सीमेंट से उन्हें बंद करने की कोशिशें की गई थीं। तब भी हवा की सनसनाहट साफ सुनाई दे रही थी। लग रहा था मौसम खराब है। वहाँ सर्दी की शिद्दत का एक सबब तेज हवा का चलना भी है। बैतुल खला की छत काफी नीची थी। मुझे सर झुकाकर अंदर दाखिल होना पड़ा। अंदर मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था। मध्यम रोशनी में मुझे बैतुल खला की अकबी दीवार के साथ बोरी लटकती नजर आई, जो हवा से हिल रही थी। मैंने झांका। बोरी के हटते ही तेज हवा अंदर आई। दिए की लौ फड़फड़ाई और वो बुझने के करीब हो गया। मैंने जल्दी से बोरी को मोखे पर बराबर कर दिया, लेकिन उस एक लम्हे में आसमान पर सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आया था। अगर मौसम साफ होता तो तारे चमकते नजर आते। हवाई जरूरिया से फारिग होकर मैं बाहर निकला और पहरेदारों की निगरानी में वापस चल पड़ा। बैतुल खला से आगे उनके रिहायशी बंकर थे। कैद खाने से मुल्हिक भी 2-3 रिहायशी कमरे नजर आ रहे थे। फिर गैलरी दाएं तरफ मुड़ जाती थी। उस तरफ शायद उनका बावर्ची खाना और राशन स्टोर वगैरह बने हुए थे। खाना खाकर मैं लज्जाजत से बोला, जनाब अगर चाय मिल जाती तो। तलखी भरा जवाब मिला, शुक्र करो कि तुम्हें खाना दिया जा रहा है। मैंने चुप साध ली। चाय की सख्त तलब हो रही थी, लेकिन वो कैदी ही क्या जिसकी ख्वाहिश पूरी की जाए। मैं आंखें मीच कर अपनी सादिया के पास पहुंच गया। उसके साथ बीते प्यार भरे लम्हात मेरी सोचों में फिल्म की सूरत चलने लगे। शादी से पहले ही हम एक दूसरे को चाहते थे और इशारों कनायों में इसका इजहार करते रहते, मगर शादी के बाद ये चाहत कई गुना बढ़ गई थी। किसी को अपनाने और उस पर मिल्कियत जताने के एहसास ही में अजीब लज्जत पिन्हा है। मेरे फौज में भर्ती होने पर जुदाई की तवालत खिंची और तब हमारी मोहब्बत के दरिया ने समंदर की सूरत इख्तियार कर ली। अदनान की आमद ने इस बंधन को मजीद पुख्ता और मजबूत कर दिया था। आज घर से सैकड़ों मील दूर इस बर्फजार में मुझे तमाम से ज्यादा उसी की याद आ रही थी। कहते हैं इंसान खुद गर्ज होता है, और शायद ये खुद गर्जी ही थी कि मुझे सबसे ज्यादा सादिया और अदनान की फिक्र खाई जा रही थी। इसका ये मतलब नहीं कि बाकियों की तरफ से मैं बेफिक्र था। मुझे उनकी फिक्र भी थी, मगर सादिया
आलिया और अदनान से जरा कम, शायद इसलिए कि मर्द हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं, तकलीफात को बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी की ज्यादती का जवाब दे सकते हैं, जबकि औरतें इस मामले में कमजोर होती हैं। सारी रात मैं घर के ख्यालों में सोया रहा। कभी हल्की गुनूदगी आ जाती जिसे कोई भयानक ख्वाब काफूर कर देता। हाथ पांव बंधे होने की वजह से भी मेरी हालत काफी गैर आरामदेह थी, मगर मजबूर कैदी के पास एहतजाज का हक नहीं होता। अगले दिन मौसम ज्यादा खराब हो गया और ऐसे मौसम में हेली के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे औकात अव्वल रोज की तरह गुजर रहे थे। चाय सिर्फ सुबह को मिलती थी, इस पर मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। हाथ पांव की बंदिश के अलावा मुझे वहां पर कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन ये सूरत हाल मुसलसल बरकरार न रह सकी। पोस्ट पर आए 5वां रोज था। मैं दिमाग में प्यारों की यादें सजाए सोने की कोशिश में मसरूफ था कि अचानक दरवाजा एक झटके से खुला। मैं चौंक पड़ा, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से रजाई से बाहर ना सका कि आने वाले की सूरत देखता। उसकी गैज़ो गज़ब में डूबी आवाज सुनकर मालूम हुआ कि वो कैप्टन है। उसका नाम मुझे मालूम नहीं हुआ था। अंदर आते ही उसने रजाई खींचकर दूर फेंकी और मुझ पर ठोकरें बरसाना शुरू कर दी। गलीज मुंह से गंदी गंदी गालियां निकाल रहा था। बंधे होने की वजह से मैं अपना दिफा भी न कर सकता था। उसके पाँव में वजनी जूते थे। हर ठोकर मुझे हथौड़े की तरह लग रही थी। मैंने दांत सख्ती से भेंच लिए कि मुंह से आह या सिसकी न निकले, मगर पसलियों पर लगने वाली मुसलसल चोटों ने मुझे कराहने पर मजबूर कर दिया था। कुत्ते के बच्चे, और कौन कौन तुम्हारे साथ थे? बोलो, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बको जल्दी। उसके मुंह से मुसलसल खराफात निकल रही थी। मुझे कुछ पता होता तो बताता। मुझे तो ये भी वाज़ेह नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है। मुझे चुप पाकर वो और ज्यादा जुनून में आ गया। सर पर लगने वाली जरबात ने मुझे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया था। कमांडो आम लोगों से मजबूत और ज्यादा कुव्वत बर्दाश्त के मालिक होते हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है और मैं इस हद से गुजर चुका था। चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क कर मुझे होश में लाया गया। मैं उसी तरह बंधा था। कमरे में कैप्टन के अलावा 3 अफराद का इजाफा हो चुका था। दरवाजे पर अलबत्ता काफी भीड़ जमा थी। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। सूबेदार साहब, पूछो कमीने से, वरना मैं इसकी खाल उतार लूंगा। मुझे होश में देखकर कैप्टन उधेड़ उम्र सूबेदार को मुखातिब हुआ। अगर जिंदगी अजीज है तो जो कुछ कैप्टन साहब पूछ रहे हैं सही सही बता दो, वरना तुम्हें इबरतनाक मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। सूबेदार का लहजा नर्म था, मगर अल्फाज सख्त थे। मुझे चुप देखते हुए उसने दोबारा पूछा, तुम्हारे साथ कितनी टोलियों ने सरहद उबूर की है और उनके मकासद क्या थे? मैंने कहा, सरहद उबूर करने की वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैप्टन, धाड़ा बकवास न करो, तुम भी तकरीबकारों के साथी हो। मैंने कहा, तुम तकरीबकार कहते हो, हम उन्हें मुजाहिद समझते हैं। काश मैं भी उन्हीं में से होता। बहुत से दुनियादारों से वो लाख दर्जे अच्छे हैं। कैप्टन सूबेदार को मुखातिब हुआ, देखा रंजीत साहब, कह रहा था ये उन्हीं का साथी है। सूबेदार रंजीत धीमे लहजे में बोला, सर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसे तफ्तीशी टीम ही के हवाले करने में धरती माता की बेहतरी है, वो सब कुछ उगलवा लेंगे। रंजीत साहब, मेरा खून खौल रहा है। कैप्टन की ठोकर ने मेरे निचले धड़ को निशाना बनाया। सूबेदार बोला, प्लीज सर, थोड़ा सब्र करें, इसे आप ही की निगरानी में भेजा जाएगा, वहाँ भड़ास निकाल लेना। कैप्टन गुस्से से फुनकारता हुआ बाहर निकला। कैप्टन के जाते ही सूबेदार रंजीत ने पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, उमर जान। वो बोला, उमर जान, हड्डी पसली एक करवा के मुंह खोलने से बेहतर है यूं ही सच उगल दो। मैंने कहा, सर कसम खाता हूँ मैंने गलती से सरहद उबूर की है। उसने मुंह बनाया, मैं कैसे यकीन कर लूं? मैंने कहा, आपको कैसे यकीन आएगा? वो बोला, बेफिक्र रहो, जिनके हवाले किए जाओगे वो खुद उगलवा लेंगे। ये कहते हुए सूबेदार रंजीत कमरे से निकल गया। बाकी भी उसके पीछे हो लिए थे। उनके जाने के बाद एक सिपाही अंदर आया, बोला, भाजी, कैप्टन सुरेश तो तुम्हें जिंदा बर्फ में गाड़ने वाला था। सूबेदार रंजीत का एहसान मानो के आड़े आ गया। मैं उदासी से बोला, कैप्टन सुरेश की मुझ गरीब से क्या दुश्मनी है? वो बोला, एक पोस्ट पर घुसपैठियों ने हमला कर दिया है। कैप्टन सुरेश का छोटा भाई लेफ्टिनेंट अजित शहीद हो गया है। मुसलमानों की देखा देखी दूसरी अक़वाम भी अपनी जंगी हलाकतों को शहीद का नाम देने लगे हैं। मैंने सिलसिला गुफ्तगू बढ़ाना चाहा, आपका नाम, कि शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। दरवाजे की जानिब देखकर वो धीमी आवाज में बोला, दलेर सिंह, अब आराम करो, कैप्टन साहब ने तुमसे गप्पे हाँकते देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। मैंने कहा, मुझे रजाई उड़ा सकते हो? वो इत्मीनान से हंसा, इसी मकसद से अंदर आया हूँ। अगले 2 दिन आराम से गुजरे। दलेर सिंह छुपाकर दर्द कुछ गोलियां भी ले आया था। उनसे मेरी तकलीफ में खातिर खा कमी हुई थी। इस दौरान मौसम ठीक रहा। दलेर सिंह से पता चला कि हेलीपैड तैयार हो गया था और मुझे ले जाने को किसी वक्त भी हेली पहुंच सकता है। मेरी गिरफ्तारी का 9वां दिन था जब दोपहर 10 बजे के करीब हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मैं ज़हनी तौर पर जाने को तैयार
तैयार हो गया, मगर हेलीकॉप्टर पोस्ट से आगे गुजर गया था। दोबारा 2 घंटे बाद उसकी आवाज सुनाई दी थी। वो नीचे उतर रहा था। चंद मुसल्ला अफराद ने अंदर आकर मेरे पाँव की बंदिशें खोली और मुझे हेली की तरफ ले चले। पायलट ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट ही रखा था। वो माल बरदार हेली था। उसमें 25 से 30 बंदों के बैठने की गुंजाइश होती है। मुझे एक सीट पर बिठाकर चारों जानिब राइफल बरदार बैठ गए। इसी असना में कैप्टन सुरेश भी हेली में दाखिल हुआ। उसका चेहरा देखकर लगा जैसे वो रोता रहा हो। बाद में पता चला कि उसके भाई की लाश भी उसी हेली में थी। कैप्टन सुरेश ने मुझ पर एक कहर भरी निगाह डाली, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। उसके बैठते ही हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठने लगा। आधे घंटे की प्रवास के बाद एक जगह उतार कर उसमें तेल डाला गया। दोबारा हम घंटा 1.5 घंटा महवे परवाज रहे और फिर जमीन पर आ गए। इस दफा हेली एयरबेस में उतारा गया था। नीचे उतरते ही सिविल कपड़ों में मलबूस 2 जवान मेरी जानिब बढ़े। एक ने सुर्रत से मेरी तलाशी ली, मेरी घड़ी उतारी और मुझे बाजू से पकड़कर काले शीशों वाली वैगन की जानिब बढ़ गए। वैगन में बिठाकर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हाथों में हथकड़ी लगा दी। वैगन नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गई थी। मैं आने वाले नाखुशगवार वक्त के लिए खुद को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि तफ्तीश करने वालों का तरीकाकार क्या होता है। खुसूसन पाकिस्तानी और इंडियन इंटेलिजेंस तो तशद्दुद के जरिए मुल्जिम से हकायक जानने की कोशिश करती हैं और बाज़ औक़ात मुल्जिम ज़हनी या जिस्मानी तौर पर नाकारा भी हो जाते हैं। अलबत्ता यूरोपियन ममालिक के मुतालिक जहाँ तक मुझे मालूम है ज्यादातर नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन उनके पास भी आखिरी हरबा जिस्मानी अजियत देने का ही होता है। घंटा भर सफर के बाद गाड़ी रुक गई थी। मुझे बाजू से पकड़कर नीचे उतारा गया और फिर मुख्तलिफ मोड़ मुड़ने और कई बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने के बाद एक कमरे में कैद कर दिया गया। जाते हुए ये मेहरबानी उन्होंने जरूर की कि मेरी आंखों से पट्टी खोल दी। कमरे में एक बल्ब रोशन था। कमरा साजो सामान से बिल्कुल खाली था। दाखिली दरवाजे से दाईं दीवार में एक छोटा दरवाजा नजर आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बैतुल खला का दरवाजा था। झांकने पर अंदाजे की तस्दीक हुई थी। कब्जे में लेते ही उन्होंने मेरे बर्फानी बूट उतरवा लिए थे और उनकी जगह चप्पल वगैरह नहीं दिए थे, इसलिए मैं नंगे पांव था। कमरे का फर्श ठंडा था, मगर मैं जहां से होकर आ रहा था उसके मुकाबले में ये ठंडक कुछ भी नहीं थी। वहां मौसम अपने पंजाब जैसा महसूस हो रहा था। मैं दीवार से पीठ जोड़कर बैठ गया। मेरे हाथ भी हथकड़ी में जकड़े हुए थे और जिस्म पर वही लिबास था जो पोस्ट से भागते वक्त पहना हुआ था। पिछले कई दिनों के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से लिबास सख्त मैला था और पसीने की नागवार बू आ रही थी। दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश उठ रही थी कि नीम गर्म पानी से नहाकर कपड़े तब्दील कर लूं, मगर ख्वाहिश नाम ही न पूरा होने वाले ख्वाब की है जो भांस की सूरत में दिल में छुपी रहे। मैं सब्र से उनके अगले इक़दाम का इंतजार करने लगा। वहाँ वक्त का अंदाजा लगाना मुमकिन था, न वक्त काटना आसान। कैद बजाते खुद एक बड़ी मुसीबत है। साथ जिस्मानी अजियत का तड़का लग जाए तो सोने पर सुहागा, और जब घर की परेशानी लाहक हो तो इंसान जीने क्या मरने जोगा भी नहीं रहता। बैठे बैठे थक गया तो टहलना शुरू कर दिया, मगर चंद फुट लंबाई चौड़ाई पर मुश्तमिल कैद खाने में कितनी चहल कदमी हो सकती थी। 2-3 कदम लेते ही दीवार चिढ़ाने लगती। इस शुगल को तर्क करके डंड निकालने लगा। जिस्मानी मुशक्कत से थकन होती है, थकन आराम की मुतकाजी होती है। आराम नींद लाने का सबब बनता है। नींद सपनों की सौगात लाती है और सपने आरजी सही मगर दिमागी परेशानियों से छुटकारा देने के साथ खुशगवार लम्हात का सबब भी बनते हैं। डंड के बाद मैं दूसरी मशक़ें भी करने लगा, मगर ये शुगल ज्यादा देर जारी न रख सका। दरवाजे के खटके ने मुतवज्जे किया। 2 सूटेड बूटेड आदमी अंदर आए। अंदाज में जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी झलक रही थी, और क्यों ना होती कि वो कोई आम कैद खाना नहीं था कि कैदी भागने की कोशिश में कामयाब हो पाता। हर मुल्क की खुफिया एजेंसियां कैदियों की फरार की राह मजदूद करने की माहिर होती हैं, और बात जब पाकिस्तान भारत की आ जाए तो एहतियात का दायरा कार अपनी आखिरी हुदूद को छू लेता है। दोनों ममालिक एक दूसरे के कैदियों को खुसूसी निगरानी में रखते हैं और निगरानी में जरा सा दकीका भी फरोगुजाश्त नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।